नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के उन लोगों की जो हिंदुस्तान में एसाइलम चाहते हैं, जो यूएनएससी का कार्ड चाहते हैं, जो रिफ्यूजी स्टेटस चाहते हैं, रिफ्यूजी कार्ड चाहते हैं। भारत इस समय अभी कल तक भारत यूएनएससी की जो मीटिंगें होती थी उनका चेयरमैन था। प्रेसिडेंट होने के नाते वो बैठकें बुलाता था और बैठकें करवाता था। अफ़गानिस्तान पर अहम बैठक यूनाइटेड नेशन कमीशन की भारत के नेतृत्व में बैठी और यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हम उस रेजोल्यूशन की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुछ प्रश्न किए हैं। उन्होंने पूछा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो मजदूर किसान संगठन वर्सेस दिल्ली का या यूनियन ऑफ इंडिया का केस था या दिल्ली की सरकार का केस था, उस केस के 2018 के जजमेंट और ऑर्डर के अनुसार भीड़ इकट्ठी करना, जो कि हम सब जान रहे हैं कि वसंत कुंज में या वसंत विहार में कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है यूएनएससी के ऑफिस के सामने या यूएनएचआरसी के ऑफिस के सामने, और अफ़गानिस्तानी इस समय वहाँ इकट्ठे करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस डाला है और उस केस में हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। पहली चर्चा करते हैं कि यूएनएससी में जो केस फाइल हुआ, यूएनएससी में जो चर्चा हुई, उसमें भारत एक काम करवाने में सफल हो गया। भारत ने उसमें ये प्रश्न रखा था कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा ज़रूर हो गया है, लेकिन एक मत में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि तालिबान या अफ़गानिस्तान की भूमि किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्तेमाल ना की जा सके, या कोई भी देश टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अफ़गानिस्तान की भूमि इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि ये जो सब पूरा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में अफ़गानिस्तान की भूमि टेररिस्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और चूंकि टेररिस्टों के द्वारा ये ज़मीन इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए ये यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस भूमि को गलत इस्तेमाल करने से रोके। रेजोल्यूशन की बात जहाँ तक हम करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस रेजोल्यूशन के माध्यम से भारत ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करवाने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान की भूमि इस्तेमाल ना हो सके। हालांकि सभी देश उस पर सहमत थे। भारत के विदेश मंत्री लगातार इस बात के लिए चर्चा कर रहे थे और यूएनएससी की बैठक में इस बात पर रेजोल्यूशन पास भी हो गया। एक अच्छा काम हो गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि भारत में ऐसे कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की जो सरकार इस समय की है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि अफ़गानिस्तान के लोगों को, अफ़गानिस्तान के मुस्लिम्स को हिंदुस्तान शरण दे रहा है और उनको रिफ्यूजी बना रहा है। ये जिस देश में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शरण लेने गए, चाहे हम बात कहें यजीदियों की, आपको याद होगा जिस समय आईएसआईएस के संघर्ष में यजीदी मारे गए और यजीदी भागे, तो वो यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों ने उनको शरण दी, और यूरोप के जिन कंट्रियों ने शरण दी, फ्रांस, जर्मनी जैसे, वो सब रो रहे हैं। फ्रांस तो इस समय उनके खिलाफ एक बड़ी जंग में है, और ये वो लोग जो यहाँ से रिफ्यूजी बनकर गए थे, वहाँ शरण ली थी, जिनकी थाली में खाया उन्हीं की थाली में छेद नहीं किया, उसमें बॉम्ब लगा दिया और बॉम्ब लगाकर उनको ही उड़ाने का प्रयास किया जिन्होंने थाली दी, जिन्होंने भोजन दिया। वहाँ मस्जिदें बनाने का काम, रोड पर नमाज पढ़ने का काम और वहाँ की जनता के अधिकारों को छीनना और अपने अधिकारों को मांगना और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ये करना शुरू किया, और बहुत सारे देशों में तो इस पर आतंक भी हो गया। परिणाम निकला कि देशों ने ये कहना मना कर दिया कि मुस्लिम कंट्रियों में किसी में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम शरण देंगे। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं, क्योंकि इस्लाम का जो कैरेक्टर लोग कहते हैं कि ये भू राजनीतिक आंदोलन है, और इस आंदोलन में कोई किसी का सगा नहीं, अपने बाप का भी सगा नहीं, अपने परिवार का सगा नहीं, अपने भाई बहनों का सगा नहीं, वो
केवल सत्ता का सगा है, वो केवल भूमि का सत्ता है सगा है, वो केवल राजनीतिक आंदोलन करने का भूखा है और वो सत्ता का भूखा है। उसके हाथ में गन होनी चाहिए। वो दूसरों को प्रताड़ित कैसे कर सकता है, राक्षसी स्वभाव को कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए जाना जाता है। इसलिए चूंकि एक दूसरे को ऐसा कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, यानी कि खग 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 का मतलब होता है खरगोश, खरगोश खरगोश की भाषा ज़्यादा अच्छी जानता है और जानवर जानवर की अच्छी भाषा जानता है, आतंकी आतंकी की भाषा जानते हैं। एक रिलीजन का व्यक्ति अपने रिलीजन के दूसरे फैक्टर की अच्छी भाषा जानता है। परिणाम ये निकला कि किसी भी मुस्लिम देश ने 54-56 देश बताए जाते हैं, किसी भी मुस्लिम देश ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि अफ़गानिस्तान में जो ISIS खुरासान या तालिबान मार रहा है, जो उनको मारकर भगा रहा है, लोग भाग रहे हैं, कोई ईरान में जाना चाहता है तो कोई पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो कोई तुर्कमेनिस्तान, तो कोई उज़्बेकिस्तान, तो कोई किर्गिस्तान, कहीं मतलब कुल मिलाकर ISIS और तालिबान के चंगुल से बाहर, यहाँ तक कि ISIS खुरासान और तालिबान में आपस में छटनी हुई। आज तो न्यूज़ें ये भी आई कि हक्कानी और तालिबान में ठनी हुई सत्ता का स्वरूप कैसा हो, कौन सत्ता में विराजमान होगा, किसके पास शक्ति होगी। क्योंकि मैंने कहा ये एक भू राजनीतिक आंदोलन है जो सिस्टमैटिक तरीके से रिलीजन का नाम देकर चलाया जाता है, पिछले 1500 वर्षों से चल रहा है और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने का प्रयास कर रहा है। हालांकि आबादी मैं देखता हूं कि मुस्लिम जगत की संसार में आबादी 125 करोड़ के लगभग है, उसमें भी 15 से 20 करोड़ लोग भारत में हैं। वो 125 करोड़ लोग पिछले 100 वर्षों से इसी सिचुएशन पे हैं। मैं 50 वर्षों के तो खूब कह सकता हूँ कि इसी सिचुएशन में, जबकि घर में बच्चे 10-10, 15-15 पैदा होते हैं, फिर आखिर ये 100 करोड़ 125 करोड़ क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कारण वही है कि 10 पैदा हुए तो उनमें 9 को शहादत मिलनी है, 9 अल्लाह के नाम से मरेंगे और 9 को भू राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते समय मार दिया जाएगा, उनको हूरें मिलेंगी, वो जन्नत जाएंगे। एक बचेगा। इसलिए पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से इन कंट्रियों की नहीं बढ़ पा रही है, पॉपुलेशन स्थिर है, वहीं की वहीं है। थोड़ी बहुत अगर जिस हिसाब से पूरा विश्व बढ़ा उस हिसाब से अगर नहीं बढ़ता, जिससे भारत की आबादी स्वतंत्रता के समय 1947 में 30 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। अगर मैं कहूँ कि 5 गुना आबादी बढ़ी या 4 गुना आबादी बढ़ी, तो क्या मुस्लिम जगत की, मुस्लिम कंट्रियों की आबादी 1947 से लेकर यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या 5 गुना 7 गुना बढ़ी? ये एक मूल प्रश्न है जो संसार को परेशान कर रहा है। खैर, हम लोग आ जाते हैं फिर से उसी पॉइंट पर जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम देश ने इनको शरण देने का आह्वान नहीं किया। सभी मुस्लिम देशों ने अपने बॉर्डर सीज कर रखे हैं, यहाँ तक कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन्होंने अपनी कंप्लीट बॉर्डर सीज कर लिए हैं। ईरान ने भी अपने कंप्लीट बॉर्डर सीज किए हैं। केवल पाकिस्तान एक ऐसा है जो अभी उनका सहयोग कर रहा है और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि कभी न कभी वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेगा, और नहीं तो वैसे वर्षा भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अपना हिस्सा बना ले और ये झंझट ही ख़त्म हो जाए कि हम कौन और तुम कौन, पठान कौन और पश्तून कौन। खैर, ये अफवाहें उड़ाने का काम भारतवर्ष में खूब चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मुस्लिम जगत को लेकर भारत CAA के जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद बड़ा आशंकित है। भारत में ये महसूस होने लगा है कि अगर ये लोग भारत में आए, और दूसरा मैंने जैसे कहा कि ISIS और उन्होंने यजीदियों को मारा, उन्होंने दूसरे लोगों को मारा और उन्होंने शरण ली, उसका इलस्ट्रेशन पूरे वर्ल्ड ने देखा। भारत बहुत सशंकित है, बहुत डरा हुआ है इन मामलों को लेकर। पहले से 20 करोड़ लोग जो रोड पर उतरे, उनको ध्यान में रखते हुए उनका क्या सलूशन निकाला जाए, कैसे सलूशन निकाला जाए, ये इसमें ही भारत व्यस्त है। भारत की बड़ी आबादी ये सोचने में लगी है कि आखिर ये CAA के प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग निकले थे, शाहीन बाग जैसे प्रकरण किए थे, इनका सलूशन क्या है? क्या गोली मारना सलूशन है? क्या जेलों में 20 करोड़ लोगों को भरना सलूशन है? या इनको बॉम्ब से उड़ाना सलूशन है? या इनकी घर वापसी करवाना सलूशन है? या इनसे वार्ता करना सलूशन है? या इन पर लाठीचार्ज करना सलूशन है? आखिर सलूशन क्या है? इसमें पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऊपर से आप अफ़गानिस्तान के मुस्लिम नागरिकों को अगर भारत में ले लेंगे तो भारत के लिए समस्या बढ़ेगी ही, भारत के लिए समस्या कम नहीं होगी। इसलिए
चिंता हिंदू समाज की इसमें है। अब इस चिंता हिंदू समाज की जो बैकबोन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है। अब अगर हिंदू समाज की चिंताएं ज़्यादा बढ़ाई जाएं और ये कहा जाए कि केंद्र की सरकार इन लोगों को नागरिकता दे रही है, तो नो डाउट हिंदू समाज का जो विश्वास है बीजेपी की सरकारों पर, वो विश्वास टूटेगा, और जब विश्वास टूटेगा तो बटेगा, और बटेगा तो सरकार गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो आसानी से शासन किया जा सकता है। इसलिए ये संभव है कि सोशल मीडिया कैंपेनें चलाई जा रही हों, ये संभव है कि लोगों को, शेल कंपनियों को बिठाया गया हो, शेल सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बिठाया गया हो सिर्फ इन अफवाहों को फैलाने के लिए। ये अफवाहें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैक्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, और फैक्ट ये हैं कि अगर भारत सरकार इनको नागरिकता देने के लिए किसी भी प्रकार से आगे बढ़ रही होती, एक कदम भी आगे बढ़ रही होती, तो फिर बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि वहाँ की जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, आरडब्ल्यू है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं आती। बसंत विहार की ऑर्गेनाइज रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट में गई। केस का नाम मैं बता देता हूँ, बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो बात आई कि भाई एपिडेमिक का समय चल रहा है, हम लोगों ने कहा कि हम अपनी सामान्य क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा एक अनुमान है कि 30,000 से ऊपर अफ़गानी नागरिक भारत में हैं। भारत में होना और भारत में ले आना, इनमें फ़र्क है। केंद्र की मोदी सरकार जो अभी अफ़गानिस्तान से लोगों को लाई है, उन लोगों में सिख, हिंदू, क्रिश्चियन को तो लेकर आई है, और अपने हमारे यहाँ के जो नागरिक वहाँ पर काम कर रहे थे, चाहे एम्बेसी में, चाहे दूसरे कंस्ट्रक्शन में, या कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उनको लाने का काम भारत सरकार ने किया है। ये स्टेटमेंट अभी यूएनएससी की बैठक में भी भारत ने दिया। भारत ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में जो रोल प्ले किया है लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, वो अद्वितीय है, और हमारा महत्वपूर्ण रोल ये है कि हम वहाँ पर मिलने वाले सारे देशों के नागरिक जो हमको मिला उसको हम भारत लाए, और भारत से हमने दूसरे देशों में उसको डिपोर्ट किया जहां जिसका देश था। आपने ये बात सुनी भी होगी कि अफ़गानिस्तान की एक महिला सांसद जो हमारे एयरपोर्ट पर आ गई थी और उसको लग रहा था कि भारत हमारे लिए असाइलम देगा, उसको भारत की जो कंपनियां हैं, या कंपनियां मैं कहूँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने उसको उल्टे पैर दूसरी फ़्लाइट में बिठाकर इस्तांबुल भेज दिया। उसने स्टेटमेंट इस्तांबुल में जाकर दिया कि भारत में हमारे साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार किया गया, एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, एयरपोर्ट में ही अथॉरिटीज़ ने हमको पकड़ा और दूसरी फ़्लाइट में बिठाकर हमको इस्तांबुल भेज दिया। ये तो इलस्ट्रेशन है। तो भारत सरकार जिन लोगों को लेकर आई है उनको एयरपोर्ट से ही दूसरी फ़्लाइट पकड़वाकर उनके देश में या जहां कहीं भी भेजना था वहां भेज दिया। अब बाकी लोग जो भारत के थे वो भारत में आ गए, जो सिख वहां से आए उनको ले लिया, हिंदू वहां से आए उनको ले लिया, या क्रिश्चियन वहां से आए उनको ले लिया, या फिर जो स्टाफ हमारी एम्बेसियों में मुस्लिम काम कर रहा था, चाहे किसी भी देश का था, जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, उसको भी हम भारत ले आए। अब भारत से उसको डिप्यूट जहाँ कहीं भी करना है वहाँ करना है। हमने कोई भी स्टेटमेंट अभी तक ऐसा नहीं दिया कि अफ़गानिस्तान के किसी भी नागरिक को हम नागरिकता देने वाले हैं, या हमने उनको असाइलम देने वाले हैं, या हम उनको रिफ्यूजी का स्टेटस देने वाले हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया। अब स्टेटमेंट चूँकि ऐसा नहीं आया, इसलिए जो भारत में अफ़गानिस्तान के लोग पहले से किसी न किसी प्रकार के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या विजिटिंग वीज़ा लेकर आए हुए थे, वो लोग सब एम्बेसी के सामने इकट्ठा होना और यूएनएचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के सामने खड़ा होना और वहाँ पर जाकर बयान देना, वहाँ पर धरने प्रदर्शन करना, ये बसंत विहार में कार्यालय है उनका। बसंत विहार के कार्यालय को चारों ओर से घेरना, इसलिए बसंत विहार के लोगों को समस्या खड़ी होना और बसंत विहार के लोगों का हाई कोर्ट आना, ये सब कुछ बता रहा है कि भारत सरकार किसी भी हालत में किसी को भी ना ही असाइलम देने वाली है, ना ही नागरिकता का आश्वासन देने वाली है और ना ही उनको रिफ्यूजी मानने वाली है। भारत सरकार का स्पष्ट है, जिसका वीज़ा ख़त्म हुआ है उसको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, या वो जिस देश में
में जाना चाहे वहाँ वापस जा सकता है। बस इतना भारत सरकार ज़रूर कर सकती है कि उनका वीज़ा एक्सटेंशन कर दे जब तक अफ़गानिस्तान में रास्ता प्रशस्त ना हो जाए, वहाँ सेटलमेंट ना हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि और इसके अतिरिक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया। अब दिल्ली केंद्र सरकार को नोटिस इशू करता है तो समझ में आता कि केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भारतवर्ष के अंदर या दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन है, जो प्रोसेशन है, उसके नियम तय करिए और उन नियमों के तहत ही दिल्ली में प्रोसेशन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इकट्ठा हो, बिना परमिशन के इकट्ठा हो, कहीं भी आंदोलन करना शुरू कर दे और वो कुछ भी कहना शुरू कर दे, ऐसा दिल्ली में नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको एक संहिता बनानी चाहिए कि दिल्ली में प्रोसेशन कैसे हो सकते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कैसे हो सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया और कहा कि 2018 में आपसे कहा गया था कि दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली में भीड़-भाड़, दिल्ली में प्रोसेशन, इनके लिए आप नियम बनाएं। कृपया बताएं कि आपने कुछ नियम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। जो नियम बनाए हैं वो हमको बताइए। साथ में उन्होंने ये भी कहा, चूँकि ये जो ऑर्डर 2018 का है, इसमें कहा गया था 4 महीने के अंदर इस पर रूल्स बनाकर रखिए। तो अब तो 2018 से 2021 आ गया, तो क्या आपने कोई रूल बनाकर रखे हैं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछ लिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के लोगों की हम मदद कर रहे हैं, ऐसा भारत सरकार ने यूएनएससी की बैठक में कहा और कहा कि जो लोग को भी हम निकाल सकते तो उनको निकाल कर उनके देशों में पहुंचाने के लिए हम पहले दिल्ली लाए या भारत में लाए और भारत में लाने के बाद उनके रिस्पेक्टिव देशों के लिए उनकी फ़्लाइट भर दी और वो जा रहे हैं। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया है। ये भारत की इंसानियत थी और भारत की काबिलियत थी। इसमें मुस्लिम देशों के फंसे हुए लोग भी भारी संख्या में थे, जिनको भारत सरकार भारत लाई और भारत से उनके देशों में भेजा गया। दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के लोग भारत में डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत के रेजिडेंशियल एरिया में वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और पीस एरिया, वसंत विहार का अगर आपको आइडिया हो तो वसंत विहार दिल्ली के पीस एरियाज़ में से माना जाता है। वसंत विहार के एरिया में चारों ओर से घेर लेना, चाहे वो यूएनएचआरसी की बिल्डिंग हो या कोई और रिफ्यूजी या कोई एम्बेसी का मामला हो, यूएनएससी की एम्बेसी का, जो भी हो, लेकिन भारत में वो लोग असाइलम मांग रहे हैं, वीज़ा मांग रहे हैं या वो कुछ कार्ड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार किसी भी हालत में इनको कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए जो भी चल रहा है वो ट्रांजिशन पीरियड के लिए चल रहा है। भारत ने अभी तक कोई भी ऐसा मन नहीं बनाया है कि वो कुछ रेवड़ी बांटने वाली है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।